नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी विद मनीष यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम सब आज अपने वीडियो का जो थर्ड पार्ट है यानी लास्ट पार्ट देखेंगे। इस यूनिट का अंतिम वीडियो है, इस यूनिट का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग नए यूनिट पर प्रवेश कर जाएँगे। आप लोग को से निवेदन है कि वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए। साथ-साथ आप लोग जो कमियाँ रहे उसको भी बताने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं लाइक कर रहे हैं तो आप लोग डिसलाइक ही कीजिए, कम से कम कुछ पता तो चले कि क्यों कारण है, किस वजह से आप डिसलाइक कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग का हमने जो कहा था कि जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, तो इसके बारे में आज के न्यूज़पेपर में ज़िक्र भी है। इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, आप लोग वहाँ देख सकते हैं जा कर के। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। इसके अलावा वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। ये रहा वीडियो, आप लोग देखिए। नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि समाजशास्त्र का उद्भव और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। इसके अलावा इस वीडियो में हम समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध क्या है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे रॉबर्ट विस्टीट को, ठीक लिखा हुआ रॉबर्ट विस्टीट का एक प्रसिद्ध कथन है कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत पुराना है, यानी कि अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है। उन्होंने लगभग वही 1850 से लेकर 1950 तक के काल को इतिहास कहा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने ही समाजशास्त्र को द्विविभाजनों को के कारण इसे समाजशास्त्र को दो भाषाओं की दोगली संतान भी कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने समाजशास्त्र के जगह पर इथोलॉजी नाम के सब्जेक्ट का नाम बदल करके इथोलॉजी रखने का भी सुझाव दिया था। तो ये है रॉबर्ट विस्टीट का कथन। इससे हमारा क्लास स्टार्ट होता है और इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अब हम आगे चलते हैं। वैश्विक स्तर पर समाजशास्त्र के संस्थागत अध्ययन की शुरुआत को हम क्रम के अनुसार देखेंगे। ये क्रम याद रखिएगा और ये क्रम हमेशा से किसी न किसी एग्जाम में बराबर पूछा जाता रहा है, ठीक। तो इसके क्रम को आप लोग कम से कम जरूर याद रखें। अब हम देखते हैं सबसे पहले हुआ है कि फ्रांस, सबसे पहले फ्रांस लिखा हुआ है। सन 1889 में फ्रांस की औपचारिक रूप से शुरुआत हुई फ्रांस में समाजशास्त्र को पढ़ाए जाने की, यानी कि थोड़ा सा आसानी से या औपचारिक रूप से देखा जाए तो फ्रांस में स्टार्ट हुआ, क्योंकि समाजशास्त्र की उत्पत्ति ही कहाँ पर हुई थी, फ्रांस में थी। अब इसके बाद हम अगर देखें तो फिर 1889 के बाद 1924 में संस्थागत रूप से मिस्र यानी इजिप्ट में इसे पढ़ाया गया। फिर स्वीडन में 1947 में इसका अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ। इसके अलावा हम अगर इस वीडियो में और देखें तो समाजशास्त्र के उदय का जो की अवस्थाएं हैं, अच्छा इसमें और भी चीजें हैं, तभी हम नीचे से चर्चा करेंगे। इसके उदय की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को हम जानते हैं। इसके लिए चार अवस्थाएं, सबसे पहले इन्हें हम चार अवस्थाओं में बांटते हैं। इन चार अवस्थाओं को आप देख सकते हैं। प्रथम अवस्था प्राचीन काल, द्वितीय अवस्था 6वीं से 14वीं शताब्दी, तृतीय अवस्था 14वीं से 18वीं शताब्दी। इसके अलावा आपकी चतुर्थ अवस्था जो है वो आधुनिक काल से 19वीं शताब्दी जो वर्तमान तक है, ठीक। तो इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी अवस्थाओं में तो बौद्धिक विकास के चार स्तरों को जो बांटा गया उन्हीं को हम बांट सकते हैं। तो प्रथम अवस्था में शुरुआत में यूरोप के दार्शनिकों में प्लेटो का, अरस्तु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये प्लेटो का और अरस्तु का, इनके विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। द्वितीय अवस्था में थॉमस एक्विनास और दांते, इन लोगों ने जो है इसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया, ठीक। तो इन लोगों की बहुत तार्किकता जो थी, तार्किकता पर इन लोगों ने बल दिया था, उसको महत्वपूर्ण माना गया। तृतीय अवस्था में वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रारंभ हो गया और सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जिसे हम कहते हैं। इस सिद्धांत को दिया था हास लॉग रूसो ने। समाज की उत्पत्ति की अवस्थाओं के बारे में उन्होंने क्या की थी, अच्छे से व्याख्या की थी। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में इसके बारे में जिक्र किया है। फिर विको नाम के व्यक्ति, उन्होंने, इनकी पुस्तक का नाम था द न्यू साइंस। ये सारे जो इसमें लिखे हुए सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पिरिट ऑफ लॉ और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। थॉमस मोर की फिर आपकी यूटोपिया जो है, इसे हम आदर्श समाज कहते हैं। इसने भी क्या किया था, एक प्रकार से समाज को आदर्श रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। तो थॉमस मोर की नाम पुस्तक का नाम क्या था, यूटोपिया। ये लोग, आप लोग इसको याद रखिएगा। चतुर्थ अवस्था में हम देखें आधुनिक काल की शुरुआत होती है। इसमें फ्रांस के महान विचारक अगस्त कांटे के द्वारा समाजशास्त्र नाम के 1838 में एक विषय की स्थापना की जाती है। कांटे ने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विकास की सरलता की अवस्था को मानते हुए इसे सभी विज्ञानों की महारानी कहा था, ठीक। यानी कि समाजशास्त्र क्या है, सभी विज्ञानों की महारानी है, ये अगस्त कांटे ने कहा। इसलिए अगस्त कांटे को क्या कहा जाता है, समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आगे समाजशास्त्र के उद्भव और पश्चिम में विकास के संबंध में अगर हम देखें तो समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ और किस चीज से इसका कैसे हुआ बना, इसके बारे में। समाजशास्त्र का जन्मस्थान मुख्यतः यूरोप है और यूरोप में कहाँ पर, फ्रांस में। फ्रांस के पेरिस शहर में बौद्धिक हालों में हुई प्रबोधन काल, वैचारिक मंथनों और औद्योगिक फ्रांसीसी क्रांतियों के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र नाम की एक प्रकार से नई उथल पथल हुई और समाजशास्त्र नाम का एक विषय जो है बनकर सामने आया।
अब हम और आगे इसमें देखें तो इसके नामकरण के इतिहास को अगर हम देखते हैं तो हम इसके बारे में पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो इन समाज बदलावों को एक वृद्ध व्यक्ति था जो क्या नाम था, सेंट साइमन देख रहा था और उन्होंने इस जगह पर एक नए विज्ञान की स्थापना का सुझाव दिया था। इसका नाम उन्होंने क्या रखा था, सोशल बायोलॉजी रखा था। फिर बाद में उनके शिष्य मित्र अगस्त काम्टे ने सन 1822 में इससे सामाजिक भौतिकी नाम दिया, परंतु बेल्जियम के प्रसिद्ध सांख्यिकी क्वेटलेट नाम के व्यक्ति ने इस नाम का एक निबंध में सबसे पहले ही इसका उपयोग कर चुके थे। इसी वजह से 1838 में इसे फिर सोशियोलॉजी नाम दे दिया गया, जो सोशियस और लोगस दो भाषाओं से मिलकर बना, जो हमने आपको अर्थ बताया था उस समय इसके बारे में हमने जिक्र किया था पहली क्लास में। अब देखिए इसके विकास के चरणों के बारे में बात करें तो अब यहाँ से अच्छे से विकास के चरणों के बारे में हम देखते हैं। यद्यप समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस में हुआ, लेकिन सर्वाधिक विकास इसका जो है अमेरिका में हुआ, जिसका पालन पोषण भी एक प्रकार से अमेरिका में, इसीलिए कभी कभी सोशियोलॉजी को अमेरिकन साइंस भी कहा जाता है। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अब देखेंगे सबसे पहले 1876 की बात है। 1876 में येल विश्वविद्यालय में, यानी कि येल विश्वविद्यालय में सबसे पहले विलियम ग्राहम समनर के द्वारा समाजशास्त्र को पढ़ाया गया। फिर 1892 में विश्व प्रथम यानी स्वतंत्र विभाग के रूप में शिकागो शहर में यानी शिकागो विश्वविद्यालय में इसका पहला विभाग बना स्वतंत्र रूप से। फिर इसके अलावा 1895 में विश्व की पहली समाजशास्त्री पत्रिका निकली, इसका नाम था अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। 1895 फिर 1905 में अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की गई, यानी कि 1905 में एक समाजशास्त्र एक परिषद की स्थापना भी की गई अमेरिका में। अब पश्चिमी विचारकों में अगर योगदानों को देखें हम यहाँ तो थोड़ा सा इसको जिक्र कर लेते हैं। इस्माइल दुर्खिम, इन सबको जब हम इनकी क्लास पढ़ेंगे तो इसके बारे में वहाँ पर हम लोग जिक्र करेंगे कि समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और अकादमिक विषय बनाने के रूप में साबित करने में मुख्य श्रेय जाता है दुर्खिम को। दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधानों की बात की थी, यानी कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा सोशल फैक्ट की भी बात की थी, यानी कि सामूहिक प्रतिनिधान, यानी सामूहिक लोगों की चेतना या एक समूह में रहने वाले लोगों की चेतना। जबकि सामाजिक तत्व होता है जो एक प्रकार से स्पष्ट हो या जो एक प्रकार से एकदम स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर टाइप का दिखता है, उसे हम कह सकते हैं। अब देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर ने 1873 में समाजशास्त्र की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी निकाली। ठीक, अच्छा ये वाला बहुत कंफ्यूजन है, जैसे 1873 लिखा हुआ है, लेकिन पीजीटी का एग्जाम था उसमें इसके उत्तर को 1877 माना गया है। तो आप लोग इसको 1877 मानिए, क्योंकि पीजीटी ने माना है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, 1877। ठीक, इसको हम लोग क्या कर देंगे, 1870 कर देंगे। फिर उन्होंने ही समाज की तुलना शरीर से की, इसीलिए सावयवी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, उत्तरजीविता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो अन्य प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए। मैक्स वेबर ने इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं को अर्थपूर्ण बोध समझाने के लिए वेस्टर्न पद्धति को यानी व्याख्यात्मक समझ पद्धति को विकसित किया। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक कार्यक्रम ले लेते हैं। कभी कभी ये आपको कार्यक्रम से लगाने के लिए आ जाता है और लगाने में कभी कभी दिक्कत होती है। तो अगस्त काम्टे का जन्म फ्रांस में हुआ था 1798 में, इनकी मृत्यु 1857 में हुई है। ये फैक्चुअल टाइप है, समाजशास्त्र के जनक प्रत्यक्षवाद के प्रणेता माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स जर्मनी में जन्म हुआ था इनका, कहाँ हुआ था, जर्मनी में 1818 में। ठीक है, 1818 में जर्मनी हुआ, 1883 में मृत्यु हुई थी। और द्वंदात्मक वर्ग सिद्धांत, सामाजिक वर्ग सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903 सामाजिक विकास और सामूहिक विकास के बारे में चर्चा की थी। विल्फ्रेड पैरेटो 1848 से 1923 अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक, इसके अलावा इस्माइल दुर्खिम 1858 से 1917 आत्महत्या का सिद्धांत दिया था। तो 1857 के बाद 1858 में आपके जन्म होता है इस्माइल दुर्खिम का, यानी अगस्त काम्टे की मृत्यु के बाद। फिर मैक्स वेबर 1864 से 1920। तो इस प्रकार से आप इसके कार्यक्रम को समझ सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए भारत में समाजशास्त्र के विकास को देखेंगे। अभी तक हम लोग ने पश्चिम में समाजशास्त्र के विकास को देखा, तो आप लोग याद रखिएगा सबसे पहले कहाँ पढ़ाया गया, येल विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया। पहला विभाग कहाँ बना, शिकागो विश्वविद्यालय में बना। इसके अलावा अगर हम बात करें समाजशास्त्र जो जनरल सोशियोलॉजी में नीति यानी कि पत्रिका जो छपी थी, वो कब छपी थी आपकी, उसको याद रखिएगा 1895 में। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो एक प्रकार से आपके 1895 के बाद अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद की स्थापना कब हुई, 1905 में। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। अब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत में समाजशास्त्र का विकास 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ। भारत में इसकी औपचारिक प्रतिस्थापना हुई 1914 से 1947 मानी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण का ये है। ठीक, इसके अलावा 1914 में सबसे पहले बंबई में स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र के साथ पढ़ाया गया था। किसके साथ पढ़ाया गया था ये भी पूछा जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में फिर इसके बाद ब्रजेंद्र नाथ शील ने इसे समाजशास्त्र की शुरुआत की थी 1917 में। इसके अलावा अब हम आगे देखते हैं 1919 में ही बंबई विश्वविद्यालय में ही समाजशास्त्री एवं नगर नियोजनकार विशेषज्ञ पाइटर गिडेंस की अध्यक्षता में स्वतंत्र और प्रथम स्वतंत्र समाजशास्त्री विभाग की स्थापना की गई। और जो भारत की प्रथम समाजशास्त्री रूप से विभाग के कारण ही नहीं, यह समाजशास्त्र प्रथम बार भारत में समाजशास्त्र की प्रथम बार नींव रखी गई, जिसे 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया डॉक्टर आर के मुखर्जी की अध्यक्षता में। इसके अलावा मैसूर विश्वविद्यालय और आंध्रा विश्वविद्यालय में
1923 में समाजशास्त्र स्थापित हुआ। 1924 में बम्बई विश्वविद्यालय में जेसगुरियो जो भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, उन्होंने स्थापित किया। फिर 1939 में इरावची कार्बे ने पूना विश्वविद्यालय में, फिर 1947 में अन्य जगहों पर समाजशास्त्र के विभाग की स्थापना की गई। अब हम इसके कुछ संप्रदाय के बारे में देखेंगे। तो संप्रदाय के बारे में हमने पहले वीडियो में देखा था, स्वरूपात्मक संप्रदाय और विशिष्टात्मक संप्रदाय। तो दो प्रकार के हैं, समन्वयात्मक संप्रदाय और स्वरूपात्मक संप्रदाय। तो समन्वयात्मक और आपका स्वरूपात्मक दो प्रकार के संप्रदाय हैं। इसमें हमने बताया था कि वीरकांत, वानवीज, मैक्स वेबर, टॉनी बुगार्डस, यूरोस, तो ये लोग आपके ये हैं स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक के। समन्वयात्मक में आपके सोरोकिन, इमाइल-दुर्खिम, एल्टीहाबाउस, गिन्सबर्ग हैं। तो याद रखने के लिए हमने इसके बारे में बताया था आपको। इस पे टीबी पर एमबीबीएस इसका हो जाएगा SDHG, ठीक, वी और वी को हम उसमें जोड़ते हैं। इसके अलावा समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंधों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, इस टॉपिक को हमने पहले पढ़ा था, इसलिए उसको हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया। अब हम देखेंगे समाजशास्त्र का विज्ञानों के साथ संबंध। महत्वपूर्ण परिभाषाओं में है, सबसे पहला नाम है पीएच लैंडिस का। उन्होंने क्या कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र। यानी समाजशास्त्र यानी कि किसी चीज का यानी अपनी पद्धति अपनी ही पहचान के रूप में जानी जाती है। ठीक, चाहे वह कोई भी विज्ञान, यानी विज्ञान अपनी पद्धति और पहचान से जाने, विषय वस्तु से नहीं। ये भी उन्होंने कहा है। ठीक, विज्ञान की खुद की पद्धति होती है, विषय वस्तु से मतलब नहीं होता। वार्ड और केल्टन ने वंश ने भी इसके बारे में कहा, समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है। ठीक है, ना तो गृहस्वामिनी है, ना तो दासी, बल्कि उनकी बहन के समान है। उन्होंने सेलिंगमैन ने समाजशास्त्र के विकास की संरचना के अंतर्गत मूलभूत तत्वों को आवश्यक माना है। ठीक, रविंद्रनाथ ने समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के साक्ष्य के रूप में समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य साक्ष्यों के निरूपण का विज्ञान कहा है। तो साक्ष्यों का निरूपण का विज्ञान, ठीक, ये हो गया समाजशास्त्र। अब इतिहास से साथ संबंधों के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। जी हावर्ड का प्रसिद्ध कथन है कि इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है। ठीक, इतिहास क्या है? भूतकाल का समाजशास्त्र। समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। यह रॉबर्ट विस्टीड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में 1970 में दोनों संबंधों को स्पष्ट करके कहा है, यदि अतीत की शताब्दियों को एक लुढ़कते हुए वस्त्र मान लिया जाए तो इतिहास की अभिरुचि उन विशिष्ट धागों और पट्टियों में होगी जिससे वह कपड़ा बना हुआ है, जबकि समाजशास्त्र की रुचि उस वस्त्र पर उभरते हुए प्रतिमान में होगी जो बना हुआ। नहीं, हावर्ड ने इसके बारे में बात की है। अब देखिए इतिहास और समाजशास्त्र में अंतर क्या होता है। तो इतिहास जो होता है, ये समाजशास्त्र क्या होता है। तो यह यानी इतिहास जो होता है पूर्णतः विवरणात्मक होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है। समाजशास्त्र विश्लेषणात्मक होता है। विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल। ठीक, जबकि यह जो इतिहास है वो अमूर्त घटनाओं, तिथियों को, कालक्रमों को अध्ययन करता है। यहाँ पर अमूर्त घटनाओं का तो अध्ययन किया जाए, लेकिन सामाजिक संबंधों, प्रक्रियाओं और प्रतिमानों का भी अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में। अब हम फिर इतिहास में देखेंगे कि किसी घटना के सभी विशिष्ट पहलुओं का गहराई से ऐतिहासिक अध्ययन है, जबकि ऐतिहासिक व वर्तमान घटनाओं की भी तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने का समाज विज्ञान है आपका समाजशास्त्र। ठीक, तो इसको हम रख सकते हैं। अब हम इतिहास के अलावा अब हम समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच संबंधों के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला नाम है एल क्रोबर का। क्रोबर ने इन दोनों विज्ञानों को प्रगाढ़ता को देखते हुए इन्हें जुड़वा बहनें कहा था। ठीक, यानी समाजशास्त्र और मानव विज्ञान क्या है? जुड़वा बहनें। हावेल ने कहा था कि व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र मानव शास्त्र बिल्कुल एक ही है। ठीक, तो यानी कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र क्या है? एक ही है, ज्यादा विशेष कुछ अंतर नहीं है। ब्राउन ने कहा है कि सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र है, जबकि केटिंग कहते हैं कि दोनों विषयों के व्यवहार और समाजीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, इसलिए इनमें निविड़ संबंध यानी कि बहुत ज्यादा गहराई से संबंध है। अब हम अंतर की बात करें अगर, तो मानव शास्त्र आदिम सरल छोटे निरक्षर समाजों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र आधुनिक जटिल सामाजिक सभ्य समाजों का अध्ययन करता है। अब दोनों में अंतर देखने के बाद पद्धतियों में अगर अंतर देखें तो मानव शास्त्र सहभागी अवलोकन और ग्रंथ विज्ञान पद्धति का प्रयोग करता है। आप समाजशास्त्र जो है प्रश्नावली, साक्षात्कार, सांख्यिकी विधियों के सर्वेक्षण का प्रयोग अधिक किया जाता है। अब हम देखेंगे समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। आर्थिक क्रियाएं अंततः सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती हैं और सामाजिक परिस्थितियां व्यवहार को निर्धारित करती हैं। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड पैरेटो और समनर जैसे विद्वानों ने आर्थिक सिद्धांतों की समाजशास्त्री व्याख्या प्रस्तुत की, जैसे वेबर के पूंजीवाद सिद्धांत। दोनों विषयों को अत्यंत निकट ला दिया। अब अर्थशास्त्र और जो समाजशास्त्र में अंतर करेंगे। यह केवल मानव की आर्थिक क्रियाओं, धन, उत्पादन, वितरण, उपभोग का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र मानव के संपूर्ण सामाजिक जीवन, सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों। यहाँ क्या है कि हम धन और इनसे संबंधित उत्पादन के साधन, शक्ति, इनसे संबंधित चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं करते। इसकी प्रकृति जो है व्यक्तिवादी है। किसकी? अर्थशास्त्र की। आर्थिक मानव की कल्पना करता है, जबकि इसकी प्रकृति जो है सामूहिक व्यवहार पर बल देती है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे हम मुख्यतः आगमन और निगमन विधियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वेक्षण, सहभागी अवलोकन, गुणात्मक पद्धति का। इसके नियम विशिष्ट, अन्य बातें समान रहने पर पूर्णतः लागू होती है। इसके नियम संदर्भों में स्वतंत्र होते हैं, अपेक्षाकृत अधिक लचीला। यह एक प्राचीन सुव्यवस्था में अत्यधिक गणितीय विज्ञान है। यह एक नवीन है और विकासशील समाजों के लिए विज्ञान है। तो आपका समाजशास्त्र के बारे में ये अंतर हो गया।
अब हम राजनीति शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। मॉरिस गिब्सन के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से समाजशास्त्र की जड़ें राजनीति शास्त्र और इतिहास के दर्शन में समाहित है। गिब्सन कहते हैं कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री हो सकता है और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री भी। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा आप संशोधन करेंगे कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री नहीं हो सकता। ठीक, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये चीज हो जाएगा। सत्ता, शक्ति और शासन के अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक समाज की संरचना को समझा जाए। ठीक है, सामाजिक संरचना को समझना बहुत जरूरी है। हम राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र में अंतर देखेंगे। राजनीति शास्त्र में केवल राज्य, कानून और अधिकारों के बारे में चर्चा की जाती है, यानी कि कानूनी अधिकार, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। समाजशास्त्र में समाज के समस्त पहलुओं का, संस्थाओं का, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह मनुष्य की केवल चेतना और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, या मनुष्य की चेतन अचेतन दोनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। अब हम आगे देखेंगे। विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो राजनीतिक सत्ता और शासन पर केंद्रित है। यह एक व्यापक सामाजिक विज्ञान है जिसमें राज्य भी समाज का ही एक अंग है, जो समाजशास्त्र है इसमें। अब देखेंगे फिर से हम, अगर राजनीति में केवल संगठित राजनीतिक समाजों, संवैधानिक ढांचों का अध्ययन करता है, क्योंकि समाजशास्त्र आदिम से असंगठित, प्राचीन, आधुनिक सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन है। केवल औपचारिक सामाजिक नियंत्रण होता है कानून में, यानी राजनीति में, जैसे कानून, पुलिस, न्यायालय, साधन, क्योंकि यहाँ अनौपचारिक भी होते, धर्म, प्रथा, रूढ़ियाँ, ये सब भी होती हैं। अब अगर हम मनोविज्ञान के साथ संबंधों के बारे में चर्चा करें, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। अब देखिए, मोटवानी कहते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु या कड़ी का कार्य करता है। यह व्यक्ति के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो समाज से प्रभावित होते हैं। लैपियर और फ्रांसवर्थ ने कहा है कि सामाजिक मनोविज्ञान का समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों से वही घनिष्ठ संबंध है जैसे जैव शास्त्र समाजशास्त्र, जीव विज्ञान का समाज विज्ञान से। तो बायोसोशियोलॉजी की बात करते हैं आपके लेपियर यहाँ पर रहेगा, लेपियर और फ्रांसवर्थ। बेकार पे सभी समाजशास्त्र मनोविज्ञान की गहराइयों में निहित होते हैं, यानी कि सभी समाजशास्त्र मनोविज्ञान की गहराइयों में निहित होती है। अर्थात सामाजिक संबंध का आधार मानसिक क्रियाएं ही है। तो मानसिक क्रियाओं को सामाजिक संबंधों का आधार मानते हैं। हिमालयन समाजशास्त्र मनोविज्ञान की सीमाएं एक दूसरे से इस प्रकार खुली मिली हुई है कि इन्हें स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं विभाजित किया जा सकता। तो ये बात कहते हैं आपके किम्बाल यंग कहते हैं। अगर हम निष्कर्षता देखें तो समाजशास्त्र अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के साथ अत्यंत प्रगाढ़ता से अंतर संबंधित है। यह एक और जहाँ उनकी पद्धतियों को समृद्ध होती हैं, वहीं दूसरे और उन्हें एक समग्र सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने में सहायता करता है। तो ये हमारा हो जाएगा समाजशास्त्र और अन्य बातें इसमें हमने कर ली। अब हम एक छोटी सी क्लास इसमें और है जो एक प्रकार से एनसीईआरटी है। इसमें एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट ए को हमने संपूर्ण रूप से कवर किया है, तो इसी वीडियो में हम इसको भी कवर कर देते हैं। अब देखिए भाग 1 यानी पहला अध्याय लिखा है, उसमें अध्याय 1, 2 दोनों का एक ही में सार है, समाजशास्त्र का उद्भव और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन। तो इसको पहले हमने चर्चा की है कि राउडबेरी स्ट्रीट के बारे में, परंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है, इसके बारे में अभी हमने कहा था, इथियोलॉजी दिया था। वैश्विक स्तर पर शुरुआत के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी। समाजशास्त्र की प्रमुख 4 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी। प्लेटो और अरिस्टो, उनकी सामाजिक क्रियाएं। द्वितीय अवस्था में यूक्रेनास, दांते, इन सबके कार्यकाल तार्किक संबंध। तृतीय अवस्था में सामाजिक संबंधी हाफला, ग्रुप, मोंटेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉ, विको, द न्यू साइंस, थॉमस मूर की यूटोपिया, इन सब के बारे में। चतुर्थ अवस्था में प्रत्यक्षवाद, काम्टे द्वारा 1838 में सभी विज्ञानों की महारानी। अब द्वितीय में हम लोग देखते हैं भाग 2 में समाजशास्त्र का पश्चिम और भारत में विकास। नामकरण सेंट साइमन ने सामाजिक विज्ञान जीव विज्ञान कहा था। 1822 में सामाजिक भौतिकी नाम दिया गया। वेटलेट द्वारा इसे फिर 1838 में चेंज करके बदल दिया गया। भारत में मुंबई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ शुरू हुआ। 1919 में पैट्रिक गेडिंग स्वतंत्र अध्यक्ष विभाग के अध्यक्ष बने। फिर ये धुरिये का नाम आता है और ये पिता माने जाते हैं। 1939 में इरावती कार्वे का नाम आता है, जो कि पूना विश्वविद्यालय से थी। समाजशास्त्र के प्रमुख संप्रदायों में स्वरूपात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक, इसके लिए हमने बता दिया है, टीवी पर एमबीबीएस और टीएचजीबी। ठीक, ये ट्रिक है आपका। अब सामाजिक संस्थाओं को समझना है, अध्याय 3। यहाँ पर हम देते हैं एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी गई इसके अनुसार यहाँ पर है, जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखते हैं। वैसे अध्याय 1, 2 हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, यहाँ से 3 का ही महत्वपूर्ण था, लेकिन हमने आपको रिवीजन फास्ट मोड में करा दिया है। तो इन्होंने कहा है, संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणालियों की स्थापित स्वरूप कौन कहते हैं, विकायरन पेज कहते हैं। संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली की स्थापित स्वरूप है। तो आप लोग ट्रिक इसमें एक याद रख सकते हैं, इस सामूहिक क्रिया बात रखी गई है, तो सामूहिक क्रिया ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कार्यप्रणाली, तो ये कार्यप्रणाली की बात ही यही करते हैं, क्योंकि इनकी जो समाज की एक प्रकार से निर्धारण की जो 7 बातें हैं, यानी यू पी ए एम जी सी एल, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, यूसेज, प्रोड्यूस, अथॉरिटी, इसके बाद में मोरल्स, इसके बाद में ग्रुप, यानी कि इसके बाद फिर आपका सी से आपका हो जाएगा, सी पे भी आप रख सकते हैं, स्वेरियल हो जाएगा आपका, यानी जिससे हम लोग
एक प्रकार से समाज को स्थापित कर सकते हैं। UPAMGCL, ठीक, यानी यूसेज, प्रोड्यूस, अथॉरिटी, मोरलिटी, इसके बाद ग्रुप, डिवीजन, ठीक, इसके बाद में आपका हो जाएगा क्लास, इसके बाद फिर आपका हो जाएगा सामाजिक व कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करना ही क्या होता है, विवाह होता है। इसके दो प्रमुख नियम है, एक अंतर्विवाह इंडोगैमी, या एक्सोगैमी। अपने ही समूह जाति के भीतर विवाह करना अंतर्विवाह है, इंडोगैमी, जबकि बहिर्विवाह होता है एक्सोगैमी, अपने समूह से बाहर विवाह करना। संख्या के आधार पर एक विवाह, बहुविवाह, जिसे बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, इस प्रकार के विवाहों के बारे में जिक्र किया। जिसे एक विवाह मोनोगैमी, बहुपति बहुविवाह हो जाएगा पॉलीगैमी, बहुपत्नीवाद यानी बहुपत्नी विवाह हो जाएगा पॉलीगेनी, बहुपति विवाह हो जाएगा पॉलीएंट्री, ठीक। हम नातेदार को हम कई प्रकार रख सकते हैं। नातेदार को दो प्रकार के रक्त संबंधी और विवाह संबंधी के आधार पर बांट सकते हैं। आर्थिक संरचना के आधार पर आधुनिक समाज अत्यधिक श्रम विभाजन पाया जाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद का कार्य बदला है, अलगाव आया है, स्थिति पैदा हुई है। कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में विस्तृत जिक्र किया है। किसके बारे में? अलगाव के बारे में, ठीक। अलगाव होता क्या है, ध्यान रखिएगा। अलगाव मतलब होता है कि श्रमिक का अपने अपने काम के प्रति, श्रमिक का अपने प्रति, श्रमिक का समाज के प्रति जो अलगाव हो जाता है, यानी कि वह जो एकदम अलग थलग पड़ जाता है, इस स्थिति को। राजनीतिक संस्थाओं में राज्य के संप्रभुत्व राजनीतिक संगठन के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ इसके पास कानूनी रूप से लागू वैध हिंसा का एक अधिकार होता है, जैसे कि मैक्स वेबर ने परिभाषित किया है। धर्म शिक्षा के बारे में दुर्खिम लिखते हैं, धर्म को पवित्र और अपवित्र में बांटा है, वस्तुओं के वर्गीकरण के रूप में लिखते हैं, सामाजिक सुदृढ़ता को मुख्य साधन के रूप में मानते हैं। तो दुर्खिम ने धर्म के बारे में किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुणा जनजाति का अध्ययन किया था, तो वहाँ पर उन्होंने धर्म को अपवित्र और अपवित्र के बारे में जिक्र किया था। कहा था धर्म जो है पवित्र और अपवित्र चीजों के बीच का एक समन्वय है। शिक्षा के बारे में कहते हैं कि प्रत्येक सामाजिकरण का साधन है। जब समाज के मूल्यों, कौशलों, पीढ़ी एक दूसरे से हस्तांतरित होती हैं तो कार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार यह योग्यता तंत्र। मेरिटोक्रेसी की बात हो रही, तो मेरिटोक्रेसी जो संघर्षशील होते हैं, समाज में होते हैं, सामाजिक असमानता और पुनरुत्पादन का कार्य करती है। वैसे मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं आपके मैक्स वेबर भी, यानी कि सत्तावाद के बारे में। जबकि एक और उससे अगर हम देखें तो इसे हम कह सकते हैं कि जैसे यानी कि योग्यता तंत्र, माइकल यंग का नाम एक है, तो माइकल यंग ने भी मेरिटोक्रेसी के बारे में जिक्र किया है। अध्याचार अगर हम देखें तो संस्कृति तथा समाजीकरण क्या होता है। अब संस्कृति मानव संस्कृति मानव द्वारा निर्मित संपूर्ण पर्यावरण का योग है, ठीक, जिसमें 3 आयाम होते हैं, संज्ञानात्मक, मानकीय और भौतिक। इसके अंतर्गत हम आपसी सूचनाओं के ज्ञान को रखते हैं, या व्यवहार निर्देशित करने वाले नियम, लोक रीतियाँ, कानून, लोकाचार को रखते हैं। जबकि भौतिक में मानव निर्मित वस्तुएं, भवन, तकनीक आदि को रखते हैं। अब इसी में विलियम जे गुडे यानी विलियम आगबन का एक है पुस्तक सोशल चेंज, उन्होंने इसमें सांस्कृतिक पिछड़ापन, कल्चरल है, इसमें जब भौतिक संस्कृति तकनीक तेजी से आगे बढ़ जाती है और भौतिक संस्कृति मूल्य पीछे छूट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में संतुलन असंतुलन पैदा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं। अभी हाल ही में जो यूपी पीजीटी का पेपर हुआ था, यूपी पीजीटी 2022, ये क्वेश्चन आपको उसमें पूछा गया है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन, सेम शब्द में भी कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं था। अब देखिए महत्वपूर्ण संस्थाओं के द्वारा में स्वजातिवाद यानी एथनो सेंट्रलिज्म क्या होता है, अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानना, दूसरी संस्कृति के मूल्यों को कम आंकना, हीन समझना। सांस्कृतिक सापेक्षवाद कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में दिया गया है, किसी भी संस्कृति के मूल्यांकन अपने संदर्भ और मूल्यों के आधार पर तय करना, ना कि बाहरी संस्कृति के आधार पर। तो कल्चरल रिलेटिविज्म हो जाएगा। जैसे स्वजाति के मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ब्राह्मणवादी होंगे, तो ब्राह्मण क्या करेगा, अपने को ज़्यादा श्रेष्ठ मानने का प्रयास करता है, जबकि दूसरे जाति के लोग उनको नहीं मानता है। सापेक्षित जो कल्चरल रिलेटिव है, संस्कृति का मूल्यांकन उसके अपने संदर्भ और मूल्यों के आधार पर करता है, ना कि बाहरी, यानी अपना खुद का हुआ। जैसे कुछ जनजातियां हैं जहाँ पर एक प्रकार से फीमेल इंसेक्टिसाइड पाया जाता है, तो फीमेल इंसेक्टिसाइड जो है वो क्या है, उनके लिए एक प्रकार से सांस्कृतिक सापेक्ष है, लेकिन हम लोग के लिए वो आसान नहीं है। कुछ जगहों पर ऐसा है कि जनजातियों में ही कि कोई रिश्तेदार बाहर से आता है तो उसके ऊपर थूका जाता है, लेकिन अब वो थूकना हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उन लोग के लिए अच्छा है। और संस्कृति क्या होती है, सब कल्चर। एक बड़े समाज के भीतर जब विशिष्ट समूह, जैसे युवाओं की संस्कृति, पंक संस्कृति, विशिष्ट जनजातीय संस्कृति, ठीक, तो इस प्रकार संस्कृति को उप संस्कृति भी कहते हैं। इसका एक और होता है कंट्रा कल्चर। कंट्रा कल्चर को हम कह सकते हैं हिप्पी जो होते हैं उनका होता है। कंट्रा मतलब विरोधी संस्कृति, जो मूल संस्कृति है उसकी विरोधी संस्कृति जो होती है उसे हम कंट्रा कल्चर कहते हैं। अब सामाजिकरण के बारे में है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से नवजात शिशु समाज में क्रियाशील बनता है। प्राथमिक सामाजिकरण में परिवार मित्र मंडली होते हैं, द्वितीय में विद्यालय जनसंचार के माध्यम, तृतीयक में कुले ने आत्मर्पण का सिद्धांत दिया है। वैसे तृतीयक नहीं है, कुले ने आत्मर्पण का सिद्धांत दिया, यहाँ पर लिखा है, मैं वही हूँ जो मैं सोचता हूँ।
कि आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, यानी कि 3 प्रकार की बातें इसमें उन्होंने की थी। इसके बाद हर्बर्ट मीड ने मैं और मुझे के बारे में आई और मी का सिद्धांत दिया था। सामान्यीकृत अन्य यानी दूसरों के अनुसार अपने आप को तुलना करना। अध्याय 5 जो अनुसंधान पद्धतियों से संबंधित क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि अध्याय 5 में पूरा अनुसंधान का एक बेसिक आपका एनसीईआरटी में दिया गया उससे संबंधित है। तो यहाँ समाचार अनुसंधान घटनाओं को वैज्ञानिक व्यवस्थित अध्ययन प्रक्रिया इसमें चुनौती वस्तुनिष्ठता बनाए रखना, क्योंकि शोधकर्ता स्वयं उसकी समाज का सजिश सेवा अध्ययन करता है। अब देखिए वस्तुनिष्ठता शब्द लिखा है, तो वस्तुनिष्ठता का मतलब होता क्या? दो बातें, एक वस्तुनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ। जब हम वायसनेस होकर यानी कि वायस रहित होकर, वायसलेस होकर, यानी कि हम किसी चीज को ऐसा कर रहे हैं जिसमें अपने आप को एक प्रकार से न्यूट्रल रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हम अनुसंधान कर रहे हैं तो वहां पर पक्षपात नहीं होगा। तो जहां पक्षपात नहीं होगा वहां वस्तुनिष्ठता है, वहां विज्ञान है, यानी विज्ञान भी अपक्षपाती यानी पक्षपाती होता है, नहीं विज्ञान पक्षपाती नहीं होता, क्योंकि वहां वस्तुनिष्ठता होती है। जबकि जब ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है वहां पक्षपात होने की संभावना रहती है, तो इसलिए एक पद्धति का उपयोग किया जाता है। अनुसंधान के उपागों में भी दो विधि है, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक यानी सांख्यिकी डेटा को मापता है, सामाजिक सर्वेक्षण प्रश्नावली विधि का यूज करते हैं। गुणात्मक पद्धति जो मानवीय अनुभव को कहते हैं, सहभागी अवलोकन साक्षात्कार विधि, इस चीजों का उपयोग ज्यादा गुणात्मक पद्धति में किया जाता है। ठीक, जबकि मैक्स वेबर ने अनुसंधान को मूल तटस्थता पर बल दिया, शोधकर्ता अपनी व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को शोध को दूर करना। वही वैल्यू न्यूट्रल का मतलब हो गया आपका आप जो भी हमने ऊपर से चर्चा की है, वैल्यू न्यूट्रल का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक, ऑब्जेक्टिविटी। अब देखिए अब कुछ अनुसंधान की विधियां हैं, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। सहभागी अवलोकन की विधि का प्रयोग किया है। आपके शोधकर्ता लंबे समय तक उसी समूह के भीतर रहता है और अध्ययन करता है। इससे अध्ययन करने से, जैसे हम अगर मान लेते हैं तो एक व्यक्ति हैं, उनका नाम था लेस्ली हाइट, उन्होंने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नाम की पुस्तक लिखी थी। तो उन्होंने क्या किया था, गैंग में जाकर के, स्ट्रीट में जाकर के वहाँ बच्चों के साथ, लोगों के साथ रहते थे, उससे अध्ययन कर पाए थे। जैसे मेलानोस्की का उदाहरण दिया गया है, उन्होंने ट्राम्बियाटा द्वीप समूह में इसका अध्ययन किया था और मानव शास्त्र और समाजशास्त्र द्वारा में स्थापित किया था सबसे पहले। सामाजिक अवलोकन का प्रणेता भी माना जाता है मेलानोस्की को। सर्वेक्षण विधि बड़े जनसमूह में प्रश्नावली या सूची की विधि माध्यम से जो सर्वेक्षण किया जाए, जैसे जनसंख्या का भी हाल ही में आप लोग का चल रहा है, तो सर्वेक्षण है, जनसंख्या, साक्षरता, मतदान, व्यवहार, इन सब के बारे में। साक्षात्कार इंटरव्यू में जो होता है, उत्तरदाता शोधकर्ता के बीच आमने सामने की बातचीत है, यह संरचित, असंरचित और अर्ध संरचित के रूप में हो सकती है। इसमें गहन व्यक्तिगत विवरण जानने का प्रयास किया जाता है। गुणात्मक पद्धति का उपयोग करते हैं, व्यक्ति के अंदर के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम व्यक्ति को ये महसूस कराते हैं कि वो क्या कार्य कर रहा है। धीरे धीरे हम उनसे क्या करते हैं, सरल से कठिन प्रश्नों को पूछने का प्रयास करते हैं। वैयक्तिक अध्ययन में यह एक सामाजिक इकाई के रूप में व्यक्तिगतों या अत्यंत सूक्ष्म ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन वृत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये भी एक प्रकार से गुणात्मक अध्ययन का ही प्रकार है। तो एक प्रकार से इसमें हम किसी व्यक्ति के गुण दोष आज के बारे में विशिष्ट रूप से अध्ययन करते हैं। अध्याय 6 में हम लोग अंतिम अध्याय है, सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं। यह अध्याय समाज की आंतरिक बनावट, उसमें मौजूद असमानता, व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं को स्पष्ट करता है। सामाजिक संरचना का मतलब होता है कि समाज के विभिन्न अंगों, संस्थाओं, भूमिकाओं, परिस्थितियों के अपेक्षाकृत स्थिर व्यवस्थित क्रमबद्धता को जो सामाजिक संरचना कहते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि सामाजिक संरचना के अंग स्वयं मनुष्य है और यह संरचना व्यक्तियों की एक संस्थागत व्यवस्था है। ठीक, तो सामाजिक संरचना के कौन है? स्वयं मनुष्य है। संरचना व्यक्तियों की संस्थागत व्यवस्था है, तो इसके बारे में ब्राउन करते हैं। स्तरीकरण की बात करते हैं तो सामाजिक श्रेणियों को निम्न स्तर से और उच्च स्तर का विभाजन, क्षैतिज विभाजन, ऊर्ध्वाधर विभाजन, इस प्रकार के विभाजन को हम स्तरीकरण कर सकते हैं। स्तरीकरण के 4 प्रकार होते हैं। दास प्रथा, असमानता, चरम रूप जहाँ मनुष्य स्वामित्व होता था। जागीर, मध्यकालीन रूप में पराधी अभिजात और सामान्य द्वारा। जाति, जन्म पर आधारित बंद स्तरीकरण, जहाँ परिस्थिति पूर्णतः प्रदत्त होती है। और डॉक्टर जिसगुरी ने जात की प्रमुख 6 विशेषताएं भी इसीलिए वहां बताई। वर्ग, इस आर्थिक स्थिति पर आधारित खुला स्तरीकरण, जहाँ परिस्थिति अर्जित होती है। ठीक, तो इसके बारे में ये हो गया। अब सामाजिक प्रक्रियाओं को हम अगर देखें तो कई प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। इसको हम जब टॉपिक सामाजिक प्रक्रिया वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें भी और विस्तृत पढ़ाएंगे। सहयोग, समान लक्ष्यों को प्राप्त करने को मिलकर कार्य करना, दुखी से समाज के अस्तित्व के लिए अनिवार्य माना। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा बनाई गई यांत्रिक एकता जो प्राचीन समाज में पाई जाती थी, स्वाभाविक एकता जो आधुनिक समाज में पाई जाती है, ऐसी प्रक्रियाओं को भी उन्होंने यहाँ पर रखा है। प्रतिस्पर्धा, सीमित संसाधनों, पुरस्कारों को दूसरे से पहले प्राप्त, नियमबद्ध प्रयास करना, यानी कि नियमबद्ध होता है। इसमें व्यक्ति दूसरे कोई व्यक्ति संघर्ष नहीं करता है, सब लोग एक दूसरे से अनजान होते हैं।
संघर्ष बलपूर्वक डराकर विरोध की इच्छा द्वारा किया गया चेतन प्रक्रिया है, ठीक, व्यक्तिगत प्रक्रिया। मार्क्स ने कहा है कि अब तक किसी भी समाजों का जो इतिहास रहा हो और संघर्ष का रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमने इस वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है और इसमें हमने जो बचे हुए टॉपिक थे उनको तो कवर ही किया है। इसके अलावा हमने एनसीईआरटी के एक किताब को पूरा कवर कर दिया। अब अगले में हम लोग एनसीईआरटी का 11 का पार्ट बी भी देखेंगे। इसके साथ हम लोग अब थिंकर को देखेंगे। थिंकर के पार्ट में अगस्त काम्टे, मैक्स वेबर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, इन सबको बारी बारी से एक एक वीडियोज में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो में हमने सब कुछ अच्छे से बताने का प्रयास किया है, जो चीज़ें इसमें हो सकती थी। नमस्कार दोस्तों।